नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इतिहास की एक बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। क्लास ये जो होगी वो इतिहास का, जब आप इतिहास में जाएंगे 3 पार्टों को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास काल में कई कालखंडों में है, जैसे आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ऐसे कई सारे अध्यायों में एक अध्याय हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। आज उसी पर मेरी एक छोटी सी क्लास है, बड़े ही कम टाइम की क्लास है। और आज ही की क्लास में हम थोड़ा सा यम सीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह का प्रश्न बनता है। प्रश्न बड़ा ही नॉर्मल बनता है, आप कभी भी गौर कीजिएगा। एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाहता है, इसके बारे में हमें जानकारी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों से जैसे हम लगाएंगे ऐसे ही हमें पता चल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष चीजें कुछ नहीं है, सारी ही चीजें बड़ी ही सीक्वेंस में है। आप एक नॉर्मल वे में क्लास को देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्जाम हो, आप एक क्लास देख कर जाइए। और अगर इस क्लास से प्रश्न आया तो ये गारंटी है कि उस हाल में बैठा हुआ बच्चा आपके अलावा नहीं कर पाएगा। और अगर वो कर भी ले रहा है तो महज उसका एक तुक्का होगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने लगभग 20 एग्जामों की प्रीवियस ईयर चीजों को सॉल्व करके रखा है। चलिए क्लासेस शुरू की जाए, बातें तो चलती ही रहेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। बात अगर मेरी आप थोड़ा सा ध्यान दें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उसके खोजों में सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। पहला नगर जो खोजा गया वो हड़प्पा ही था, जिस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता इस नाते कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें कांस्य की प्राप्ति हुई थी। कांस्य की प्राप्ति होने के कारण ही कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और भी इसे कई सारे नाम हैं। अगर जैसे इसके नामों को देखा जाए, इसके कौन कौन से नाम हैं, तो चलिए आइए एक बार क्लास शुरू किया जाए। इसका एक दूसरा नाम है सरस्वती सभ्यता। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं यहां लिख दे रहा हूं, मुझे लगता है आप बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसे ही सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के आसपास ही थी। ज्यादातर सिंधु घाटी का एरिया सिंधु नदी के आसपास में है, जो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। सरस्वती सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता भी इसी को ही कहा जाता है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहते हैं। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के उपनामों में से जाना जाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने प्रचलन में आई, एक व्यक्ति का नाम आता है सर जॉन मार्शल। ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे, जो एक संस्था के रूप में काम कर रही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी और उसके जो मेन अध्यक्ष या महानिर्देशक पद पे थे वो सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने एक तारीख बताई कि शायद, ये कल्पना की जा रही, अभी इसकी कोई विशेष गणना नहीं मिली है। इन्होंने बताया शायद सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो 3250 बीसी से 2750 बीसी तक हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा अपनी कॉपी पर और याद रखिएगा, आपकी तैयारी आपके नोट्स से ही पता चलती है। अगर आपका नोट्स बेहतरीन है और बार बार आप अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, यकीन मानिए नौकरी आज नहीं तो कल आपके हाथ आ ही जाएगी। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, सर जॉन मार्शल के अनुसार यह समय 3250 बीसी से 2750 बीसी तक है।
लेकिन हमें ऑप्शन में ये नहीं मिलता। ऑप्शन में हमें मिलता है कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार समय समय 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक। अच्छा, कार्बन 14 की चीजें इतनी चर्चा में क्यों रहती है? क्योंकि कार्बन 14 से हम जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। कार्बन 14 से, कार्बन 14 की मदद से, जीवाश्म की आयु की गणना की जाती है, कि आयु की गणना की जाती है। तभी तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो जॉन मार्शल थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसे महानिर्देशक कहा जाता है। महानिर्देशक, जैसे गांव के सबसे बड़े व्यक्ति को मुखिया या ग्राम प्रधान कहा जाता है, वैसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुखिया को उस समय महानिर्देशक कहा जाता था। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना की बात अगर हम करें, स्थापना, तो इसकी स्थापना होता है 1861 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जामों में प्रश्न बना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके आगे देखा जाए, विश्व की कुछ सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे, यानी कुछ ऐसी सभ्यताएं थी उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, यानी उनके साथ साथ वो रहा करती थी, व्यापार किया करती थी। और एक चीज याद रखिएगा, हम सभ्यता किसे कहते हैं? बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है। सभ्यता उस चीज को कहा जाता है किसी एक जगह के परिवेश में जहां संस्कृत रहती हो। संस्कृत का मतलब क्या है? यह भाषा नहीं है संस्कृत। संस्कृत का मतलब है कि किसी एक समाज में, समाज माता का चल रहा है या पिता का चल रहा है, मतलब समाज पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक। अच्छा, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक का क्या मतलब हुआ? कि पितृसत्तात्मक मतलब समाज में पिता का वर्चस्व है, बड़े निर्णयों को पिता ले रहा है। पितृसत्तात्मक का मतलब यही होता है। और मातृसत्तात्मक का होता है कि बड़े निर्णय माता ले रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक ही हुआ करता था। तो इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं कौन सी थी? जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, ये याद रखेंगे दजला फरात नदी के आसपास में थी। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो याद रखेंगे दजला, दजला फरात नदी के किनारे, फरात नदी के किनारे। दूसरा, चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे, हांगो नदी के किनारे थी। और मिस्र की सभ्यता, ये आप जानते ही होंगे, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो याद रखेंगे नील नदी के किनारे। विश्व की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है नील नदी। नील नदी के किनारे ये सभ्यता हुआ करती थी। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ध्यान दें, आप चीजों को समझें, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, स्थल में कौन सी चीजें हैं देख लिया जाए। इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,000, ये 600 है, 60 नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 600 है, 60 नहीं। ये जो है ये 600 वर्ग किलोमीटर, यानी आप लगभग में लिख लीजिएगा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र था। बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम से पूरब लंबाई, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई थी वो 1500 किलोमीटर थी।
और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी वो 1200 किलोमीटर थी। जो सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के आसपास में पड़ता है। जो सबसे पूर्वी हिस्सा था आलमगीर, ये जिला मेरठ में पड़ता है। ये जिला मेरठ याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, जिला मेरठ में। दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, और जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। और ये जो दायमाबाद है, ये याद रखेंगे, ये अहमदाबाद जिला में है। अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला में है। और सुतकांगे डोर जो पाकिस्तान में दासक नदी के किनारे है, ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। और बात करें इसी सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर आप थोड़ा सा चीजें देखेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सा अगर जब आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो समाज रहता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, उस समय जो वहां पर, मान लीजिए ये कोई एरिया है जहां कोई समाज रह रहा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा। और ये कह क्या रहा है, सिंधु, ये घाटी है, बाटी नहीं, इसे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, घाटी, मिस्टेक हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब ये कोई एरिया है, इस एरिया में एक छोटा सा मकान इस तरफ, एक छोटा सा मकान या किला कह सकते हैं इस तरफ। पश्चिमी किला में जो रहते थे वो उच्च वर्ग के लोग, जैसे राजा पुरोहित हो गए, पंडित हो गए, ऐसे करके लोग रहा करते थे। बात करें पूर्वी टीला में निम्न स्तर के लोग रहते थे, जैसे मजदूर, खेतिहार। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि ये पता कैसे चला कि पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग हैं, पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग हैं? तो याद रखिएगा, यहां से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पता चला, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज मिली हो जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए रही हो, जैसे मोती, गले का हार। ये उच्च वर्ग के लोगों के पास ही रह सकता है, निम्न वर्ग के लोगों के पास नहीं रह सकता, उस समय के हिसाब से, सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से। और यहां पर अगर बात किया जाए कि ऐसा क्या मिला होगा, तो जैसे लोहा, और बात किया जाए अस्त्र, जो काम में लिया जा रहा था और मजदूरों के द्वारा जो काम में लिया जा रहा था, जिस वजह से ये अंदाजा ऐसा लगाया गया कि 2 टीलों में जो पश्चिमी टीला था उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और जो पूर्वी टीला था वहां पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, अगर चीजों को समझेंगे, धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित थी। इसका क्या मतलब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी 2 टीलों में विभाजित थी। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, मध्य टीला का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप समझे। ये आपका पश्चिमी टीला हो गया, ये पूर्वी टीला हो गया, और बीच में एक टीला और भी रहा करता था, ये मध्य टीला हो गया। यही सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये जो स्थल था ये धौलावीरा था, धौलावीरा। और ये आपका पड़ता है गुजरात में। आगे आपको बताया जाएगा कि खोज किसने की और कैसी कौन सी चीजें हुई। ये धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भाव चित्रात्मक, इसका क्या मतलब हुआ? भाव चित्रात्मक का मतलब यह हुआ कि उसे देखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका। देखा गया पर पढ़ा नहीं जा सका, इसका क्या मतलब? आप ये समझिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक सिंबल हमें प्राप्त हुआ। आप इसे देख तो ले रहे हैं पर इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, आप इसे पढ़ कैसे पाओगे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, कभी पढ़ी ही नहीं गई, आज तक नहीं पढ़ी गई है, और दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। ये नॉर्मल सा फैक्ट है, आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, आगे हमें एमसीक्यूज में थोड़ा सा काम आने वाला है। उसके बाद बात किया जाए, सिंधु घाटी में जो पवित्र पशु हुआ करता वो तो हुआ करता था, उसका नाम था कुबड़ा वाला सांड, जिसे हम वृषभ के नाम से जानते हैं। पूजा किसकी करते थे, थोड़ा सा ये देख लें। पूजा पशुपति देवता
की जाती थी। पशुपति देवता का मतलब क्या हुआ? पशुपति देवता का अर्थ हुआ भगवान शिव। भगवान, आप कहेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव की पूजा होती थी? जी बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। और इसके अलावा इसी सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधुवासी सिंधुवासी धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। देवी मानकर मानकर पूजा करते थे। उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। सभ्यता त्रिभुजाकार थी। आपको आगे मैं बताऊंगा कि त्रिभुजाकार कहती थी। समाज मात्र शिक्षात्मक हुआ करता था, यानी घर के जो बड़े निर्णय लेती थी वो मां लिया करती थी। वर्तमान में ये होता है कि घर के बड़े निर्णय पुरुष लेते हैं या पापा लेते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घर के बड़े निर्णय मां ही लिया करती थी। ये हार नहीं, इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे आप लोग, नोट्स जब भी बनाइएगा। घर में लाल ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जब घर बनता था तो वहां पर लाल रंग की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। व्यवसाय, कृषि और व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे थोड़ा सा आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी किस धातु की प्राप्ति हुई? किस धातु की प्राप्ति हुई? अच्छा, अगर लोहे की प्राप्ति नहीं होगी हुई है तो किसी ना किसी धातु की तो प्राप्ति हुई होगी। तो किस धातु की प्राप्ति हुई थी? थोड़ा सा आप देखेंगे, सोने का प्राप्त हुआ था, तांबा प्राप्त हुआ था और चांदी। सोना, तांबा, चांदी धातु प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लोहे प्राप्त नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांसे की भी प्राप्ति हो चुकी थी। इसके अलावा बात किया जाए, अगले पॉइंट पर चला जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में और भी कौन कौन से फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कभी कभी यहां से पूछ लेता है कि किस स्थल के बारे में कौन सा व्यक्ति संबंधित है। थोड़ा सा जैसे देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे समझिएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में पड़ता है। 1921 में इसकी खोज हुई, रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी ने खोज किया। दयाराम साहनी ने खोज किया 1921 में। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, 1922 में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, राखलदास बनर्जी ने खोज किया। तीसरा चनुदड़ो, पाकिस्तान में 1931 में, सिंधु नदी के किनारे, गोपाल मजुमदार ने खोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरी सलाह माने व्यक्तिगत रूप से तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, कई बार एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 1958 में खोज हुआ, हिंडन नदी के किनारे वाईडी शर्मा ने खोजा था। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, 1953 में सतलज नदी के किनारे वाईडी शर्मा ने खोजा। कालीबंगा राजस्थान में, ये राजस्थान है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, राजस्थान में 1951 में घग्गर नदी के किनारे बीके थापर ने खोजा था। बनवाली हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे विष्ट ने खोजा था। और लोथल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लोथल, कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि लोथल किस राज्य से संबंधित है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने खोजा। और धौलावीरा, ये भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे जेपी जोशी ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मैसेज, जॉन मैसेज ने सन 1826 में इस सभ्यता के बारे में बताया। इस सभ्यता के बारे में बताया। अच्छा, किस सभ्यता के बारे में बताया? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक व्यक्ति का नाम है जॉन मैसेज, जो 1826 में रेलवे में काम कर रहे थे। उस समय रेल पटरी बिछाई जा रही थी, भारत में नहीं, भारत में रेल 1853 में चली थी।
पाकिस्तान के कुछ इलाकों में रेल बिछाई जा रही थी। तो उस समय बात किया जाए तो वर्तमान के पाकिस्तान इलाकों में 1826 में पाकिस्तान थोड़ी ना बना था। 1826 में जॉन मैसेज ने इस सभ्यता के बारे में बताया और आगे चलकर सन 1856 में कनिंघम ने कनिंघम कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सरकार को बताई। इस सभ्यता के बारे में इस सभ्यता के बारे में सरकार को बताई। सरकार को इस सभ्यता के बारे में सरकार को बताई। तो याद रखिएगा, आपके लिए ये नाम जरूरी है कि ये नाम जरूरी, ये नाम जरूरी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1856 में कनिंघम ने की। और चूंकि ये भारत सरकार को बताया था उस समय, और कनिंघम को याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। भारतीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहते हैं। जनक कहा जाता है किसे? कनिंघम को। अब बात आगे चला जाए और भी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है, थोड़ा सा देख लिया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा कहां स्थित है, इसकी खोज किसने की, हमने आपको पीछे बताई। हड़प्पा के जो लोग थे वो शहरी निवास थे। शहरी निवास का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा वासी शहर में निवास करते थे। कहां पर निवास करते थे? शहर में निवास करते थे। नगर निर्माण ग्रीड पद्धति पर हुआ था। ग्रीड पद्धति का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझे। ग्रिड पद्धति का मतलब ये हुआ कि जो सभी सड़कें हुआ करती थी ना, सभी सड़कें, वो सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई सड़कें 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं, और ज्यादातर सड़कें, कोई नहीं ज्यादातर सड़कें, तो इसका मतलब वो लोग बुद्धिमान तो रहे होंगे, सीधा सा मतलब। और जो घर हुआ करता था, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर घर है, यहां पे घर है, तो इनका जो घर हुआ करता था ना, वो घर इस दरवाजे की तरफ ना होकर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई दरवाजा है, जैसे मान लीजिए सामने से सड़क जा रही है और ये घर है, दरवाजा दो तरह से खोलेंगे। आप एक दरवाजा खोलेंगे कि खिड़की को खोलें और खिड़की का जो फाटक है वो सड़क की तरफ जाए। दूसरा, सड़क के सामने आपका घर है और आप खिड़की को खोलें, फाटक अंदर की तरफ आए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अंदर इतनी समझ थी कि जब वो घर का फाटक खोलते थे तो फाटक अंदर की तरफ खुला करता था। और ये कहा गया कि जो यहाँ पर सड़कें बनी या घर बने वो ग्रीड पद्धति में बने हुए थे। उसके बाद मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये एक सफेद रंग का पत्थर हुआ करता था। सौ के दफनाने के साथ हड़प्पा से मिले, कपास की खेती के साथ हड़प्पा से मिले। और कुछ याद रखिएगा, हड़प्पा वासी को हड़प्पा वासी को 9 फसलों का ज्ञान था। 9 फसलों का ज्ञान था। हड़प्पा वासी को कितने फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था। कौन कौन से 9 फसलें? जैसे कपास हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। इसी क्रम में हड़प्पा वासी 9 फसलों का ज्ञान रखते थे। हड़प्पा से आर्यच 37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, ये थोड़ा सा याद रखें क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से आर्य 37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर आगे बात किया जाए, दूसरा स्थल मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या खासियत है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मोहनजोदाड़ो के बारे में एक खासियत है। पीछे आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, आगे किया जाए। थोड़ा सा जिस जगह आपका वीडियो शूट हो रहा है वो काफी गर्म इलाका है, तो जिस वजह से कभी कभी डिस्प्ले सफेद हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये एक शब्द याद रखिएगा। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा, पिग्गट पिग्गट ने कहा। पिग्गट कौन थे? पिग्गट एक इतिहासकार थे।
इन्होंने इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। विशाल अन्नागार जहां पर अनाज रखे जाते हैं ये प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार यानी नहाने का स्थान हमें प्राप्त हुआ, और नहाने के स्थान में इसी मोहनजोदाड़ो हमें स्विमिंग पूल भी मिला था। स्विमिंग पूल मिला तो याद रखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 1 मिनट ऊंचाई। अगर बात स्विमिंग पूल की हो रही है तो यहां पर ऊंचाई कहां से आएगा, यहां पर तो गहराई आएगा। गहराई जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर, जो चौड़ाई थी 7.01 मीटर, और जो गहराई थी वो 2.43 मीटर। 43 मीटर। ये 8 नहीं है, ये 3 है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये गहराई थी जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से हमें विशाल अन्नागार मिले। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। ये स्वास्तिक चिन्ह है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कभी इस तरह का अगर आप चिन्ह देखे होंगे, इसे ही स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। इस स्वास्तिक चिन्ह के बारे में हमें सबसे पहली जानकारी मोहनजोदाड़ो से मिली। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले। ये शब्द याद रखेंगे, कुएं के साक्ष्य हमें कहां से मिले, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति देवता, यानी नाचती हुई एक कांसे की मूर्ति मिली हमें, और दूसरा पशुपति देवता जो भगवान शिव से संबंधित है। इनके बारे में हमें जानकारी मोहनजोदाड़ो से मिलती है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल। तीसरा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में एक बात याद रखेंगे, मनका बनाने का कारखाना जिसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। प्रसाद सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन में हमें क्या क्या मिला यहां से, चन्हुदड़ो से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सौंदर्य प्रसाधन से हमें कंघा मिला, जैसे लिपस्टिक। अब आप कहेंगे ये तो आज के समय में है, जी नहीं, ये उस समय भी हुआ करती थी। महिलाओं के श्रृंगार के सामान कुछ मिले इसी चन्हुदड़ो से। और बात करें हाथी के दांत भी इसी चन्हुदड़ो से ही हमें मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पदचिन्ह मिले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में बना हुआ है। और वृत्ताकार ईंट और गोल ईंट का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। इन ईंटों के बारे में थोड़ा सा साइज जाने। ईंट सिंधु घाटी सभ्यता में, ईंट सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का आकार, ईंट का आकार 1:2:4 हुआ करता था। 4 हुआ करता था। 1:2:4 हुआ का मतलब क्या हुआ, ये जो 4 है ये लंबाई को बता रहा है, ये 2 जो है ये चौड़ाई को बता रहा है, और 1 जो है ये ऊंचाई को बता रहा है। यानी 1:2:4 के अनुपात में ईंटें मिलती थी चन्हुदड़ो से। अब आगे स्थल आया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, थोड़ा सा देखा जाए आगे क्या है। लोथल, मानव निर्मित बंदरगाह। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में मानव निर्मित बंदरगाह था। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मानव निर्मित बंदरगाह। व्यापारिक नगर लोथल को कहा जाता है। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ का मतलब क्या हुआ, वही जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये घर है, इस घर का जो ये गेट था ये अंदर की तरफ, यानी अगर ये सामने रोड जा रही है तो ये अगर दरवाजा है तो दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है, यही अंदर की तरफ हुआ। इसका मतलब क्या कह रहा है कि दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क का मतलब अगर ये घर है और ये रास्ता गया हुआ है, यानी दरवाजे पीछे की तरफ ना खुल के मुख्य सड़क, यानी अगर ये मुख्य सड़क है और यहाँ दरवाजा खुलेगा किसी भी घर का, तो इसका मतलब व्यक्ति इतना तो समझदार है सिंधु घाटी सभ्यता में कि उसे पता है कि घर का जो मुख है हमें सड़क के सामने रखना है। वही कहना चाह रहा है कि दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। शतरंज के खेल की साक्ष्य मिले हैं लोथल से। और 3 युगल समाधि, मतलब 3 युगल समाधि का मतलब आप समझिए कि पति पत्नी के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं
इसी चंहुदड़ों से, जिस वजह से ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत बड़ी बात है, आप समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था, जहां से हमें 3 युगल समाधि मिली थी। तो आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कहीं फैक्ट बनाकर लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां पर किसका प्रचलन था? सती प्रथा का प्रचलन था। अगर आप थोड़ा सा और देखें कि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी क्या क्या स्थल बच रहे हैं। कालीबंगन, कालीबंगन के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां नहीं तो काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगन का अर्थ का मतलब ये होता है कि काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ यही होता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिले, जहां चना और सरसों के बारे में जानकारी मिली। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले, 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन से संबंधित है। चूड़ियों के साक्ष्य मिले, और घोड़े के अस्थि, ये सूत कुंड है। ये स्थल आप यहां से काट दीजिएगा, ये जो स्थल है ना, ये हो सकता है गलती से हो गया हो, धौलावीरा, धौलावीरा जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, धौलावीरा जिसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। धौलावीरा जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। जल प्रबंध की उचित व्यवस्था धौलावीरा में थी। यही वो स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित हुआ करता था। सुनामी के साक्ष्य, एक चीज याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ बताया जाता है। कोई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानी गई? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इनका निवास स्थान हुआ करता था। सिंधु नदी के आसपास इनका निवास स्थान हुआ करता था, इसका क्या तात्पर्य है? आप इतना समझिएगा कि किसी भी सभ्यता का लालन पालन उस जगह हो पाना बहुत आसान होता है जहां पर पानी की व्यवस्थाएं हैं। और पानी की व्यवस्था तो उस समय सिंधु नदी के आसपास में खूब बड़े स्तर पर थी, और भी कई जगह थी, लेकिन जहां पर ये आकर बसे वो सिंधु नदी के आसपास ही आकर बसे। और सिंधु नदी के आसपास के जो ज्यादातर क्षेत्र थे वो सिंधु नदी के आसपास ही रहा करते थे, जिस वजह से इस सभ्यता को एक नाम दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था थी, सुनामी के साक्ष्य मिले, मापतौल 16 के अनुपात में था। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कोई भी अगर मापतौल का परिमाण लिया जाता था तो 16 के अनुपात में, और 16 के गुणज में, जैसे 16, 32, 48, तो इस तरह के अनुपात में मापतौल चलता था। मेहरगढ़, प्राचीनतम मनुष्य जीवन के साक्ष्य मिले। ये जो मेहरगढ़ है, ये याद रखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा समझिए आप लोग। जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में पड़ता है। जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में पड़ता है, और यहां से हमें प्राचीनतम मनुष्य के जीवन के साक्ष्य मिले। ये वो फैक्ट थे, जब आप कभी नोट्स बनाइएगा तो प्रॉपर वे में ये बनाकर जरूर देखिएगा कि चीजें किस सीक्वेंस में चल रही हैं। और इसके बाद जो चीजें आप पाएंगे, आप देखेंगे कि बड़े कम चीजों में ही आप सिंधु घाटी सभ्यता की वो सारी चीजें जान गए जो किसी और के लिए जान पाना बड़ा ही मुश्किल था। सिंधु घाटी सभ्यता में अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर के बारे में। इससे ज्यादा कहीं भी आपको मिले सिंधु घाटी सभ्यता, मत पढ़िएगा। इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। और आप देखेंगे जो भी एमसीक्यूज हैं, उन्हें सॉल्व करते समय आपको बड़ा मजा आने वाला है। मजा इस वजह से आने वाला है कि जो चीजें आप पढ़े हैं वो इसी में से ही हैं, और एक सिंगल क्वेश्चन
ऐसा नहीं है जो मन से बनाया गया हो, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। जब आप कई सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा। मैंने अपने जीवन में कई सारे एग्जाम निकाले हैं, मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में एक एग्जाम का रिजल्ट आया है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में मेरा एग्जाम निकला हुआ था, लेकिन मैं फिजिकल नहीं दे पाया किसी कारणवश। मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा और मेरिट उसकी बहुत ही डाउन गई। बीच में एक एग्जाम आया था सीआईएसएफ फायरमैन का, मेरे 100 में 87 से ज्यादा नंबर थे और उसकी फाइनल कट ऑफ 95 में गई थी। और 100 में 95 किसी वैकेंसी का कट ऑफ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कभी आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा। और इसी बीच में आप पता हो, साल या 2 साल पहले सीआईएसएफ बीएसएफ मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए थे, सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए थे। मेरे दोनों एग्जाम निकले थे। मेरी टाइपिंग सही ना हो पाने की वजह से, जिस वजह से, और निकले ही नहीं, मेरे अच्छे नंबर भी थे। किसी दिन हो सकता है मैं आपको लाकर दिखाऊं भी, मेरे बहुत अच्छे नंबर भी थे, पर टाइपिंग ना हो पाने की वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। और इस बीच में काफी उदास था, तो सोचा क्यों ना उन बच्चों की मदद की जाए जो ये चाहते हैं कि कम पढ़कर हम बेहतर रिजल्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने इतिहास का एक छोटा सा पॉइंट उठाया, सिंधु घाटी सभ्यता, और थोड़ा सा देखा जाए एमसीक्यूज को पढ़कर कि चीजें कितनी बेहतरीन होने वाली है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, थोड़ा सा समझिए। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना तथा चांदी, ये तो उन्हें पता था। तांबा एवं कांसा, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया किन के बारे में जानकारी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह हमें प्रश्न ना भी पता हो, हम ऑप्शन को अल्टीमेट करके बड़े ही आसानी और सुंदरता से जवाब दे सकते हैं। जरा देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा से प्रचलित थे और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जरा प्रश्न को देखिए एक बार ध्यान से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? परिचित यानी नहीं, ये अंतिम शब्द पढ़िए, नहीं थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सोना एवं चांदी थी? हड़प्पा वासियों में बिल्कुल थी, क्योंकि वो लोहे से परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, तांबा से वो परिचित थे। यानी सोना से परिचित थे, बिल्कुल है। चांदी से परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, कांस्य से परिचित, टीन और सीसा, इससे भी वो परिचित थे। याद रखिएगा, वो लोहे से परिचित नहीं थे। यानी इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? लोहा होगा। ये थोड़ा सा आप समझिए, कभी कभी आप प्रश्न नहीं जानेंगे तभी आप बड़े ही आसानी से जवाब दे लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात का मतलब क्या हो गया? प्रश्न की एक भाषा है, या आप प्रश्न सोचकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आयात, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मतलब ये हुआ कि वो किन किन धातुओं से प्रचलित थे। प्रचलित का मतलब हुआ कि किन किन धातुएं उनके समय में चलती थी। लोहा तो नहीं चलता था, चांदी चलता था, बिल्कुल चलता था। सोना चलता था, बिल्कुल चलता था। पीछे अभी जस्ट इससे पहले पहले टीन चलता था, बिल्कुल चलता था। इसका मतलब 1 2 3 जहां पर होगा वही सही होगा। देखिए यहां पर 2 ऑप्शन हो गए, तो ये ऑप्शन काट दीजिएगा। 1 2 3, ये तीनों सही है। सिंधु हड़प्पा वासी के जो लोग थे वो इन तीनों धातुओं से प्रचलित थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो याद रखिएगा, चन्हू से मिले। अभी जस्ट आप पीछे पढ़े, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि हमें कहां से मिले हैं। चन्हू दड़ों से मिले हैं। 1 मिनट, हाँ, कहां से मिले हैं थोड़ा सा समझिएगा। चन्हू दड़ों से मिले हैं। हड़प्पा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और हाँ, ये याद रखिए, मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। सिंधु का बाग कहा जाता है। बाग कहा जाता है मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो में एक फैक्ट और भी ध्यान से लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है। अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, इसे स्टार पॉइंट लिखिएगा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी
सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है। राखी गढ़ी ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद आगे देखा जाए, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी 1947 के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा, या देखिए, या तो हड़प्पा युगीन सभ्यता आपसे पूछेगा या तो सिंधु घाटी सभ्यता आपसे पूछेगा, क्योंकि उसी का सिमिलर नाम है। मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया, या तो वो सिंधु घाटी सभ्यता करके पूछेगा, या तो हड़प्पा कालीन सभ्यता करके पूछेगा, या कांस्य युगीन सभ्यता करके पूछेगा। ये तीनों नामों से पूछेगा, मतलब यही है। आप चाहे वोडा को वोडा कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, सिम तो एक ही है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को या तो वो हड़प्पा कालीन युगीन सभ्यता से पूछ लेगा, या वो कांस्य युगीन सभ्यता से पूछेगा, है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहां पर हुई? तो याद रखिएगा, इसका आप सोच के जवाब दीजिए, और मुझे लगता है अब तक जवाब आ ही गया होगा आप लोगों का। तो ये सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं गुजरात में, सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, थोड़ा तेजी से दीजिएगा। कथन ये क्या कह रहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं। कारण क्या कह रहा है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब बात ध्यान से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल उत्खनन के दौरान ही प्राप्त हुए हैं। कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पहले ही मिल गया हो, सारे के सारे खनन के दौरान प्राप्त हुए। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप समझिए कि आपको चीजें पसंद या चीजें आ नहीं रही हैं, तो लेकिन आप फिर भी जवाब कैसे दे लेते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल ये सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही है। इसका मतलब दो सही है, और ऑप्शन में देखा जाए कि बिना पता हुए भी आप कैसे कर लेते हैं। जैसे ए सही है किंतु आर गलत, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एक गलत है किंतु आर सही है, वैसे क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों सही है, इसमें एक गलत बता रहा है, एक सही बता रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, बिल्कुल सही, ये तो सही हो गया। तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है? अब इसे आप समझिए। वे उत्खनन के दौरान, यानी सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन के दौरान प्रकट हुई थी और वर्तमान में वो विलुप्त हो गई है, बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है। ये क्या कह रहा है? किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं, ये गलत हुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। वो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो वर्तमान में उत्खनन के दौरान यानी खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, और ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब विलुप्ति के कगार पर, विलुप्त हो गए हैं, कगार पर नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, सूची एक को सूची दो से सुलमित कीजिए तथा सूचियां के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कौन कहां पर? बात ध्यान से समझिए। क्या मांडा झील, जो मांडा स्थल है, मैंने अभी आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कहां पे हैं। जो मांडा स्थल है, आप समझिएगा, क्या ये जम्मू कश्मीर में है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है। यानी अब आप समझिए, दायमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। काली बंगन या राखी गढ़ी में से अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? काली बंगन। काली बंगन कहां पर है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी अभी जस्ट मैंने आपको बताया पीछे कहां पर है? हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। अब देखिए, ए का क्या है? ए का 3, बी का क्या है? बी का 4, सी का क्या है? सी का 1, और डी का क्या है? डी का 2। यानी कहां पर 34-12 का सीक्वेंस बन रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए 34-12 सी, ऑप्शन सी पर। अगर आपको ये प्रश्न पूरा ना आता तब कैसे किया जाए, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लें। क्योंकि एग्जाम पढ़ना एक अलग बात है और एग्जाम निकालना एक अलग बात। अगर आपको ये पूरा नहीं आ रहा है तब आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप इसमें से कोई एक जान रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि आपको एक पता है। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आपको केवल यही एक पता है। आप इन चारों ऑप्शनों में देखिए कि एक ऑप्शन कहां 3 पे टिक हो रहा है, तो देखेंगे एक का ऑप्शन 3 पे यही टिक रहा है, इसका मतलब यही सही है, बड़ी आसानी से। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आप प्रश्नों की प्रैक्टिस किए हों और एक बेहतरीन स्टूडेंट की तरह पढ़ाई किए हों। वरना तो फिर आज के समय में नौकरी ले पाना एक भगवान से मिलने के बराबर जितना हो गया है।
और कंपटीशन बहुत आसान है, आप कभी ईमानदारी से पढ़िएगा और देखिएगा, बहुत आसान कंपटीशन है, बड़ा ही मजा आता है। इस तैयारी के दौर में हमने उन बच्चों को सफल होते देखा है जो अपने पास विशेष नॉलेज नहीं रखे पर वो लगातार पढ़े रहे। आप एक कंपटीशन में साल 2 साल 3 साल समय दीजिए, आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आपकी तैयारी हो जाएगी और आप एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी आप जस्ट पीछे पढ़े हैं कि किसकी प्राप्ति नहीं हो, तांबा सोना चांदी की प्राप्ति हो गई है, तो उसका जवाब क्या होगा, क्या बता पाएंगे? तो याद रखेंगे आपका जवाब सही है, ये लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किसी पशु के और अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी इसमें से कौन सा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है? इसे कहीं चाहे तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। तो याद रखेंगे और एक बार सोचिए और इसका जवाब दीजिए कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर आप गाय जवाब दे रहे हैं तो जवाब गलत होगा, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? यानी इन चारों में से कौन सा वो स्थल है जो गुजरात में है? तो याद रखेंगे, कोई बताएगा आप में से? अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखेंगे जो स्थल है वो लोथल है। गुजरात में जो स्थल है उसका नाम क्या है? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? अभी जस्ट आप पीछे पढ़े ही हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न एक बार देख लिया जाए ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? वही सिंधु घाटी सभ्यता का ही कई सारे नाम हमने आपको बताया, उसी में से ये प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आप मुझे लगता है बता देंगे कौन सा प्रचलित नाम है इसका। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये चार ऑप्शन है। सबसे पुराना शहर कौन सा है जो भारत में खोजा गया? तो याद रखेंगे, आप बता पाएंगे तो बता दें, बहुत अच्छी बात है। हड़प्पा भारत में सबसे पुराना शहर है जो खोजा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलिमित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखा जाए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यानी अगर आप ध्यान दें सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ें, ये उत्तर की सीमा है, ये दक्षिण की सीमा है, ये पूर्व की सीमा और ये पश्चिम की सीमा है। जो पूर्व की सीमा थी वो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो अब यहां पर देखिए जो पूर्व की सीमा वो आलमगीरपुर बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा। अब ध्यान से समझिए, जो दक्षिण की सीमा थी वो दक्षिण की सीमा कौन सी थी? अब यहां आप ध्यान से समझिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। 13वां प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अब यहां पर देखिए कि क्या तीसरे में सी कहीं आपको नजर आ रहा है? ये सी है और तीसरे का सी कहीं आपको नजर आ रहा है? तो देखिए इन चारों में से ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है, तो बड़े आसानी से सही हो गया। कभी कभी आपको चीजें पता नहीं होंगी, लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाएंगे और थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो किसी एक का पता होते ही आप बड़े आसानी से जवाब दे लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से का जवाब आ गया। अगले पर चला जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न, चूंकि मैं इस नाते होमवर्क में दे रहा हूं चूंकि मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया और उस पर इंपॉर्टेंट का चिन्ह भी लगवाया है। जरा आप जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? ये भी आप बता ही लेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। शुरू के 3-4 क्वेश्चन हमने आप सॉल्व किया, अब आप अंतिम के 4-5 क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं। इसका भी जवाब क्या होगा आप जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी हैं। कौन है जो खुदाई के सबसे ज्यादा प्रभावित है?
तो आप इसमें से बड़े ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह से कई सारे प्रश्न आप देखते ही चलिए, और एक सिंगल प्रश्न ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया और इस सीट में ना नजर आए। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, बड़े ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न सॉल्व करके मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप समझें। हड़प्पा लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहां से मिला? यह धौलावीरा से मिला। थोड़ा सा आप समझिए। ये कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। अब बात करें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सी का चौथा कहां पर सही है? तो ध्यान दीजिए, सी का चौथा इन दोनों में आ रहा है, यानी या तो यहां सही हो सकता है या तो यहां सही होता है। अब आप ध्यान से देखिए, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत के साथ मिले, या गोदीवाड़ा मिला, या पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है? तो अब ध्यान से समझिए, तो याद रखिएगा, जो लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा, आप पीछे जाइएगा, आप नोट्स में आप पाएंगे। अब लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त, यानी ए का दूसरा सही होगा। अब ए का इनमें से दूसरा कौन है? बी, यानी अब इसका ये सही होगा। बड़े आसानी से आप जवाब दे लेंगे। इसी तरह कई सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की प्रकृति में आपको दिखा दे रहा हूं, आप जवाब देते हुए चलिए। कई सारे प्रश्न हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थल कितना है? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया हूं, और आप बता दे तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छे बच्चे। मैंने अभी जस्ट बताया, कार्बन 14 के अनुसार समय कितना है? 2500 बीसी से लेकर कब तक? 1750 बीसी तक। और ये कहां पर दे रहा है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ये जवाब सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे इसके समकालीन थी। चीन की सभ्यता के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कालीन। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी सारी सभ्यता के समकालीन ये थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली। दिल्ली के तो हमें कोई अवशेष नहीं मिले, इसका मतलब ये तो सही नहीं हो सकता। अभी जस्ट हमने थोड़ी ऊपर ही पढ़ा है, दिल्ली का कोई अवशेष नहीं मिला, इसका मतलब दिल्ली तो सही नहीं। अगला क्या, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन जगह में कोई अवशेष नहीं मिले। हाँ, राजस्थान में कुछ अवशेष मिले हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में, उड़ीसा, बंगाल में नहीं, यहां नहीं, यहां कोई अवशेष नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, हाँ ये सही जवाब है। तो देखिए, आप बड़े ही कॉमन सेंस के तरीके से इन सारे प्रश्नों के जवाब कितने आसानी से दे सकते हैं। पीछे मैंने आपको 4-5 प्रश्न होमवर्क में दिया है, अभी हो सकता है मैं आप ना बता पाए तो मैं आपको बता ही दूंगा, बड़ी आसानी से प्रश्न है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस देश में, किस प्रदेश में स्थित है? देश में नहीं। तो कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में। तो याद रखेंगे, कालीबंगन इसमें से किस राज्य में है? थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो कालीबंगन, ओहो, कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। गुजरात में धौलावीरा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जो सम्मिलित है, और मध्य प्रदेश में तो कोई विशेष अवशेष हमें मिले नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? आप बता पाएंगे घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये घोड़े के अवशेष जो मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? अभी जस्ट आप पीछे पढ़े हैं, जवाब बड़े ही आसानी से आप दे सकते हैं। किसमें किया जाता था? तो याद रखेंगे, कांसे में, तांबा में, किसमें? लोहे में नहीं, सिलखड़ी में, जो सफेद पत्थर होता था इसमें यह प्रयोग किया जाता था। बड़ा ही आसानी से प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आप बड़े ही धैर्यता के साथ जवाब देंगे, बड़े आसानी से जवाब दे लेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता है? तो याद रखेंगे, क्या नौपाषाण काल की है, पूरा पाषाण काल की है, लौह युग की है? जी नहीं, ना ये है ना ये है, ये कांस्य युग की सभ्यता है। अभी जस्ट आप पीछे पढ़कर सारी चीजें आई, ये सारे प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कि कोई, और ये सारे प्रश्न खत्म होते हैं। और अगर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर कमेंट सेशन में बताइएगा। और चूंकि ये पहली क्लास है और हमने ये सोचा है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
कि इसी तरह से कई सारे सब्जेक्टिव पॉइंट है जो हमें इतिहास में मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, इतिहास को हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं, चूंकि अभी शायद जगह नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बताता। इतिहास में 3 पॉइंट, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमें कई सारी चीजें पढ़नी है। आज हमने उसी प्राचीन इतिहास का एक छोटा सा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आप पढ़कर मॉक दीजिए, कुछ भी दीजिए, बड़े ही आसानी से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हमें पढ़ना क्या है प्राचीन इतिहास में? ऐतिहासिक काल पढ़ना है, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, मगध पढ़ना है, चोल वंश पढ़ना है और गुप्त वंश पढ़ना है। ऐसे कई सारे वंशों को पढ़ना है हमें। मध्यकालीन इतिहास में हमें अरबों का आक्रमण पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल वंश पढ़ना है, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। और इसी क्रम में आगे चलते हुए आधुनिक इतिहास में हमें उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के बारे में पढ़ना है, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ना है, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, सिख धर्म के बारे में पढ़ना है, उपाधि प्राप्तकर्ता के बारे में पढ़ना है, विदेशों की क्रांति के बारे में पढ़ना है, जैसे रूस की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, अमेरिका की स्वतंत्रता या अमेरिका में क्रांति कैसे हुई, इन सब के बारे में पढ़ना है। वचन एवं नारे कौन कौन से, किस व्यक्ति ने कौन से वचन नारे दिए, प्रमुख राजवंश की स्थापना, जैसे मुगल वंश की स्थापना किसने किया, बाबर ने किया, राजधानी कहाँ रखा, तो अपने शासनकाल में एक दो जगह राजधानी रखा। पहले ये शुरुआती दौर में जहां रहता था वहां नहीं रखा, इसे बहुत फेमस सर पसंद थे, वहां इसने रखा था। जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। इसके बाद वचन एवं नारे, कई पत्रिकाएं लोगों ने निकाली हैं, जैसे संवाद कौमुदी पत्रिका किसकी एग्जामों में खूब पूछी जाती है। इसी हिसाब से आगे चलेंगे, धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि आंदोलन कैसे हुआ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भारत को आजादी दी गई। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री के सेशन को खत्म करेंगे। और नमस्कार।